class. Myself US पाठक, I am here for class 11th student. So आज हम बात करने जा रहे हैं सेट थ्योरी चैप्टर को लेकर के. This is your first chapter of this class. So please, this is a very important chapter for you all. और इस चैप्टर का यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं क्लास 11th में और बहुत सारे चैप्टर्स में इसका यूज होता है. So आपसे हमारी रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर से ना हो. सो हमारा टॉपिक आज का है इंट्रोडक्शन ऑफ सेट थ्योरी, जिसपे हम बात करेंगे. ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है इस क्लास 11 के लिए. तो बहुत बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है बट अपनी तैयारी जारी रखें अपनी, क्योंकि एग्जाम तो होगा ही 100% और 11th का एग्जाम जब भी क्लास शुरू होगी तो होना ही है. सो प्लीज अपनी तैयारी अभी से रखिए और हम कॉम्पिटेटिव लेवल तक आपको ले जाएंगे. हमारी जूम क्लासेस भी होती हैं, जूम पे ऑनलाइन क्लासेस, तो आप वहां पे भी जुड़ सकते हैं हमसे. कमेंट करके आप बताएं, फिर हम आपको अपनी जूम क्लासेस पे भी जोड़ सकते हैं. सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सेट होता क्या है. व्हाट इज सेट? तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट और ऑब्जेक्ट और मेंबर. तो सेट जो होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसका? डिस्टिंक्ट एलिमेंट का, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का या डिस्टिंक्ट मेंबर का. किसी भी चीज का बेस्ट कलेक्शन जो होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होता है, वो आपका सेट हो जाता है. बहुत सारे एग्जांपल हैं सेट की लैंग्वेज में. जैसे मैं बात करूं कि आप लोग घर में रहते हैं, अपनी बुक्स वगैरह संभाल के रखते हैं, अच्छे से रखते हैं, सेट करके रखते हैं, वो भी एक सेट हो सकता है. बट वो कंडीशंस कुछ होती हैं, उन कंडीशंस का ध्यान रखना होता है. जैसे कि मैंने बताया आपको कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि आप एक एलिमेंट को बार बार सेम तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं सेट की लैंग्वेज में. तो आपका एलिमेंट कैसा होना चाहिए? डिस्टिंक्ट होना चाहिए. हमेशा इस बात का आपको ध्यान रखना है. सेट के अंदर में जो एलिमेंट लाई करते हैं वो कभी रिपीट नहीं करते हैं. जैसे मान लो आप अपने रूम में हो, तो रूम एक सेट है, उसमें जितने बंदे लाई करते हैं वो सब एलिमेंट मेंबर हो सकते हैं या ऑब्जेक्ट हो सकता है. तो वो भी एक कलेक्शन होता है, वो भी सेट हो सकता है. बट ध्यान रखना है कि एलिमेंट कभी सेट में रिपीट नहीं करता है. तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि वेल डिफाइंड ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हम देखें और मेंबर और एलिमेंट, ये हो जाता है सेट. तो मैं डेफिनेशन की बात करूं तो देखिए, डेफिनेशन ऑफ सेट. A well-defined collection of distinct element or object or member. जैसे कि मैंने बताया आपको डेफिनेशन में, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और डिस्टिंक्ट मेंबर. तो ये आपका हो जाता है सेट. मतलब सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए. एक जैसे एलिमेंट एक सेट में लाई नहीं करते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है. सो एग्जांपल लेते हैं. तो फॉर एग्जांपल देखिए, दिस इज योर सेट 1 2 3 4 5. ये देखिए, ये मैंने आपके लिए एक सेट लिखा हुआ है. अब इस सेट के तहत आप देखेंगे, इसमें मैंने एग्जांपल एक ले रखा है आपके लिए. देखें कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे समझते हैं इसको स्पेशली. तो ये सेट है. सेट के नेम को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा. और हम हमेशा सेट को एक कर्ली ब्रेसेस में रखते हैं. ये क्या है बेटा? कर्ली ब्रेसेस है. ब्रैकेट आपको पता है बहुत सारे टाइप के होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस. तो आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है. बट यहाँ स्पेशली सेट थ्योरी वाले चैप्टर में आपको ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे ऐसा है, कर्ली ब्रेसेस यूज है, तो वो एक सेट होगा. और इसके एलिमेंट को हम कॉमा देकर के अरेंज करते हैं. देखिए 1 2 3 4 5 ये सारे एलिमेंट हैं और ये कैसे हैं? डिफरेंट हैं, सेम नहीं है. जैसे 1 है तो 1 दो बार नहीं आ सकता, 2 दो बार नहीं आ सकता, 3 दो बार नहीं आ सकता, 3 बार नहीं आ सकता, केवल एक बार आएगा. कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर लाई करता है, अपनी पोजीशंस को रखता है सिर्फ वन टाइम, बार बार वो एलिमेंट नहीं लिखा था उसमें.
इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और इसीलिए मैंने डेफिनेशन में डिस्टिंक्ट एलिमेंट यूज किया है वर्ड, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखिए हम सेट को लिखते कैसे हैं बेटा, सबसे पहले मैंने बताया कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, एलिमेंट्स में कॉमा देकर के अरेंज करते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, और हम हमेशा कर्ली ब्रैकेट में ही उसको लिखते हैं। दूसरी बात कि हम उसके नेम को कैपिटल लेटर से लिखते हैं और उसके एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। जैसे कि सपोज मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, b इज इक्वल टू स्मॉल a b c d, ये भी देखिए सेट है आपका, ये भी कैसा है बेटा, सेट है। लेकिन इसमें देखिए ये सब क्या है बेटा, ये सब आपके a b c d, इनको हम बोलते हैं क्या, एलिमेंट, इनको एलिमेंट्स हम कह सकते हैं। तो आपने देखा ये सब कैसे लिखे हैं, इन स्मॉल लेटर, और उसके नेम को हम कैसे लिखते हैं, इन कैपिटल लेटर। तो सेट के नेम को कैपिटल लेटर से, उसके नेम को हम स्मॉल लेटर, सॉरी सेट के एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से और उसके नेम को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो ये आपने देखा कि सेट को हम कैसे लिखते हैं। अब बात करते हैं एलिमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए स्मॉल ए इस सेट का एलिमेंट है, तो स्मॉल ए एप्सिलॉन साइन होता है, इसको हम पढ़ते क्या है बेटा, बिलोंग्स टू, इन सेट लैंग्वेज बिलोंग्स टू, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ये इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो साइन इस एप्सिलॉन का होता है इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू अगर है इसका मतलब स्मॉल ए वो बी सेट में लाई कर रहा है, इसका मतलब होता है स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ऐसे पढ़ते हैं। अब मान लीजिए कोई एलिमेंट उस सेट में लाई नहीं करता है, उसके लिए कैसे देखते हैं, देखिए जैसे ए बी सी डी 4 एलिमेंट लाई कर रहे हैं इसमें और ई इसमें नहीं है, तो ई के लिए हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल बी, इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, डज नॉट बिलोंग्स टू, इसका साइन होता है, इसको क्या पढ़ते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो आपने देखा यहां पे हम सेट को कैसे लिखते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो आपने देखा अच्छे से कि हम सेट को लिखते कैसे हैं। सो इसके बाद हम देखेंगे यहां पे कि इस सेट को मैंने बताया कि एप्सिलॉन को बोलते हैं बिलोंग्स टू, और ये एप्सिलॉन नॉट होता है इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ये देखा आपने कैसे हम सेट को लिखते हैं। अच्छा अब और कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं आपसे द सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर, मैं एग्जांपल ऐसे बोल रहा हूं, सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर, तो मैंने आपको देखिए यहां फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लिख रखी है, तो इसका सेट आप बना सकते हो, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन कर सकते हो, इसलिए आपका ये नेचुरल नंबर का एक सेट हो जाता है। अच्छा मैं बात करूं बेस्ट 11 क्रिकेट बैट्समैन की, अगर मैं बात करूं इन अ टीम, तो ऐसा क्या पॉसिबल है, बेस्ट 11 क्रिकेट बैट्समैन, ठीक है, इन अ टीम, इन अ क्रिकेट टीम अगर बात करें तो इसका कलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि सारे जो बैट्समैन अगर हो जाएंगे तो बॉलर कहां होंगे, कैप्टन कहां होगा, कीपर कहां होगा, तो इसका कलेक्शन बेस्ट तरीके से आप नहीं कर सकते हैं। इस वजह से 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की टीम नहीं बन सकती है ना क्रिकेट, तो इसलिए वो आपका सेट नहीं होता है। तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, सेट होते हैं नहीं होते हैं, बट ध्यान रखिए कि अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो वो सेट होगा, और अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो वो सेट नहीं होता है। तो आपने देखा कैसे हम सेट को समझते हैं, कैसे जानते हैं, ये आपने देखा बहुत अच्छे से। अब हम कुछ नोटेशंस की बात करेंगे, जो कि नोटेशन यहाँ पे सेट थ्योरी में यूज होता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू कैन सी नाउ द नोटेशन ऑफ द सेट। देखिए ये मैं इसको रफ कर देता हूं, आपने देख लिया है अच्छे से। तो नोटेशंस की हम बात करेंगे यहाँ पे, तो देखिए बेटा नोटेशंस, सबसे पहले मैं नोटेशन की बात करूंगा आर की। व्हाट इज आर? सेट की लैंग्वेज में आर जो नोटेशन है उसका मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है आपको पता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। और अगर आपको रियल नंबर में कोई डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप हमारी क्लास 10 की वीडियो देख सकते हैं, वहां पे आपको ये चीजें मिल जाएंगी कि रियल नंबर क्या होता है। आज तक
10th तक जो आपने पढ़ रखा है, जितने भी नंबर आप जानते हो, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, जितने भी टाइप के आप नंबर जानते हो, उन सब को मिला के एक सिंगल नाम दिया जाता है जो कि क्या है, रियल नंबर है। यानी कि क्लास 10th तक आपने जितना भी नंबर पढ़ा हुआ है, जितने टाइप की नंबर पढ़ी हुई है, वो सब आपका क्या है, रियल नंबर होता है। यहाँ पे अब जानेंगे हम, इसके बाद आपके क्लास 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर का भी चैप्टर है, वो आगे हम आपको डिस्कस करेंगे। बट आप ये जान लीजिए कि आज तक जितनी नंबर आपने पढ़ रखी है वो सब बेटा क्या है, रियल नंबर है। तो द सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल आर को रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करते हैं जेड की। जेड क्या होता है, जेड इज इक्वल टू द सेट ऑफ इंटीजर। ये बात आप अच्छे समझ लीजिएगा, जेड का मतलब सेट ऑफ इंटीजर होता है। बात करें क्यू की, तो क्यू क्या होता है, द सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्यू क्या होता है बेटा, द सेट ऑफ रेशनल नंबर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। एन क्या होता है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये होता है एन की वैल्यू। अब यहीं पे मैं बात करूंगा, कुछ और नोटेशंस भी हैं, जैसे कहीं पे लिखा है आर प्लस। आर प्लस का मतलब द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, ये ध्यान रखिएगा, द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, ये बात ध्यान रखिएगा आप। अगर कहीं पे लिखा है जेड प्लस, तो ये क्या होता है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, सो अच्छे समझ लीजिएगा। क्यू प्लस क्या होता है, द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। ओके, पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब बात करें n प्लस, तो पॉजिटिव, वो तो पॉजिटिव में ही होता है नेचुरल नंबर। तो ये आपने देखा कि हमारा r क्या होता है, r प्लस क्या होता है, z क्या होता है, z प्लस क्या होता है, q क्या होता है, q प्लस क्या होता है, और n क्या होता है। ऐसे और भी नोटेशंस हैं। w अगर कहीं पे लिखा है तो सेट ऑफ होल नंबर होता है। बहुत सारे नोटेशंस हैं, बट जो ज्यादा यूज किए जाते हैं मैंने उनको आपको डिफाइन किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि आप इसको अच्छे से समझ सकें। सो आपको मैंने डिफाइन किया अच्छे से कि नोटेशंस क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की। सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके दो तरीके होते हैं। सो यू कैन सी नाउ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, इसके दो तरीके होते हैं। एक होता है रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर या फिर टैबुलर फॉर्म, यहां पे हम पहले जानेंगे रोस्टर या टैबुलर फॉर्म होता क्या है। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ सेट डिफाइन किया, तो वो जो सेट था आपका वो रोस्टर फॉर्म ही डिफाइन किया। जो मैंने एग्जांपल्स आपको समझाए स्पेशली, वो आपका था रोस्टर फॉर्म। अब समझते कैसे, देखिए अगर हम एग्जांपल मैं लेके समझाऊंगा आपको इसको, और डेफिनेशन में ही आपको मैं एग्जांपल में ही समझा दूंगा। देखिए 1 2 3 4 5, अभी मैंने ये एग्जांपल आपके लिए लिया था। तो अगर हम एलिमेंट्स को, मेंबर को या फिर ऑब्जेक्ट को अगर हम कॉमा देकर के कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, तो वो आपका जो सेट रिप्रेजेंट किया जाता है, उस सेट को हम बोलते हैं बेटा क्या, रोस्टर फॉर्म या फिर टैबुलर फॉर्म, दोनों नाम इसके हैं। तो अगर हम एलिमेंट्स का अरेंजमेंट कॉमा दे करके कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, तो ये जो सेट रिप्रेजेंटेशन होता है ये रोस्टर फॉर्म के अंडर में आता है। तो रोस्टर फॉर्म को मैंने आपको डिफाइन किया है ऑलरेडी। मैंने बताया आपको कि अगर कॉमा देकर के एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं कर्ली ब्रेसेस, तो आपका वो रोस्टर फॉर्म होता है। और भी एग्जांपल मैं दे सकता हूं, तो
तो देखिए जैसे v इज इक्वल टू लिखा है स्मॉल a e i o u, ये भी देखिए ये सेट ऑफ वॉवेल मैंने लिखा है। सेट ऑफ वॉवेल आपको a e i o u पता है, ये सब सेट ऑफ वॉवेल होते हैं। इनको भी हम कॉमा देकर के अरेंज कर देते हैं और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो आपका बन जाता है सेट इन रोस्टर फॉर्म। ध्यान रखना है कोई एलिमेंट इसमें रिपीट नहीं कर रहा है, एलिमेंट रिपीट करने से सेट नहीं होता है। तो आपने देखा अच्छे से। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप का आपका जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये कैसे रिप्रेजेंट होता है? देखिए सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है अगर हम सेट को लैंग्वेज फॉर्म में डिफाइन करें, स्टेटमेंट के तरीके से डिफाइन करें, तो वो जो फॉर्म होती है सेट की रिप्रेजेंट करने की, वो आपका होता है क्या? सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। पहला मैंने आपको डिफाइन किया, दूसरा करने जा रहे हैं आपको मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका वी सेट है, इसको ऐसे लिखा गया है इन रोस्टर फॉर्म। अगर इसको हम कन्वर्ट करके दिखाएं आपको इन सेट बिल्डर फॉर्म, तो क्या मीनिंग होगा इसका? देखिएगा इसको ऐसे लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट तो सब में लगाएंगे, अगर वो सेट है तो किसी भी टाइप का सेट हो, लिखते हैं एक्स सच दैट। ये सच दैट का ये साइन लगता है या फिर स्लैश भी लगा सकते हैं, तो मैं यहां पे ये साइन यूज करूंगा, एक्स सच दैट एक्स इज ओवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये देखिए ये मैंने एग्जांपल एक लिया है, एक्स सच, देखिए एक्स सच दैट एक्स, ये लिखना हमेशा मस्ट होता है। इस एक्स का मतलब ये सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये वेरिएबल है, एक सिंगल एक्स लिखा गया, इसका मतलब वो सारे ए ई आई यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्स इज वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इसको पढ़ने के बाद सेम मीनिंग निकलती है, जो मीनिंग इसकी है वही मीनिंग इसकी भी है। तो आपने अच्छे से देखा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है। जैसे मैं लिख दूं सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, जैसे मैं और एग्जांपल दे सकता हूं आपको, b is equal to x such that x is even natural number। इसका भी सेट हो सकता है, नेचुरल नंबर पता ही आपको है 2 4 6 8 10 लाइक दैट एंड सो ऑन। तो ये है सेट ऑफ, तो आप नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। तो अगर आपको लैंग्वेज की फॉर्म में कोई सेट अगर डिफाइन किया जा रहा है, तो ये समझ लीजिएगा 100% वो किस फॉर्म के अंतर्गत आता है? सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर में आता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीटली डिफाइन किया और समझाया भी आपको अच्छे से। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं? 2 मेथड होते हैं, जो कि आपने अच्छे से देखा यहाँ पे, और कोई प्रॉब्लम आपको होपफुली नहीं होगी। और अगर होती भी है तो हमारी लाइव क्लासेस जुड़िए आप, तो आपको वहां से कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वहां पे जुड़ सकते हैं हमारी लाइव क्लासेस के माध्यम से। कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपको वीडियो मेरी कैसी लगी। ये फर्स्ट लेक्चर ऑन दिस चैप्टर था, जो कि आपको होपफुली समझ में आया होगा। नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं, हम इतनी रिक्वेस्ट आपसे करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। और हमें बहुत अच्छा लगता है, आप लोग बहुत अच्छा लाइक करते हैं, हमें बहुत अच्छा चैनल मेरा बूस्टअप हो रहा है। सो प्लीज हमारी रिक्वेस्ट आपसे है, वीडियो को लास्ट तक देखें और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे उनका भी बेनिफिट हो सके। ये आपके लिए बहुत बेनिफिट और अपने दोस्तों के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। सो प्लीज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। हेलो क्लास। सो मैंने आपको इंट्रोडक्शन टॉपिक को अच्छे से डिफाइन किया, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज हमसे पूछिए, उस टॉपिक पे कमेंट करके बताएं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो मैं अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस की बात करूंगा, और जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है कि हम सेट को कैसे पहचाने, कैसे हम सेट को समझें कि ये सेट है कि नहीं है। कुछ एग्जाम्पल हम दे रखे हैं आपके लिए इसी पे बेस्ड। तो सो देखते हैं, हम कुछ 5 आपके पार्ट रखे हैं, 5 हमने स्टेटमेंट लिख रखे हैं, वो सेट है कि नहीं है इसको अच्छे से जानेंगे। तो प्लीज आप इसको क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन इज दैट कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई और आंसर। का मतलब हुआ कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है, ये हमें बताना है, और अपने आंसर को आपको जस्टिफाई करना है। इट मींस आपको क्लियरली बताना है कि है तो क्यों है, और नहीं सेट है तो क्यों नहीं सेट है, ये आपको बताना है, रीजन इट मींस। सो देखिए फर्स्ट पार्ट की मैं बात करूं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर
बिगिनिंग विद लेटर जे, वो सेट उसका सेट बनाना है जो जे से स्टार्ट करता है, जो मंथ जे से स्टार्ट करता है। तो ऐसे बहुत सारे मंथ हैं, जून हो गया, जुलाई हो गया, जनवरी हो गया। तो ये ईयर जो आपके होते हैं, ईयर के मंथ जो होते हैं, इनको ये कलेक्शन आप इजीली बना सकते हो। जनवरी हो गया, जून, जुलाई, तो ये जो आपके 3 मंथ हैं जो कि लेटर कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, जे से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसे जितने भी जे से कलेक्शन बनेंगे मंथ के, वो सब सेट के अंदर आप अरेंज कर सकते हो, वेल डिफाइंड अरेंजमेंट कर सकते हो। डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तीनों, तो इस वजह से आपका ये सेट है। तो इसको लिखेंगे यस, इट मींस ये आपका वाई, वाई मतलब यस, ये सेट है। ठीक है, ये आप लिखेंगे ऐसे। दूसरे में एग्जांपल पे आता हूं, ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 11। अब जो प्राइम नंबर होती हैं, आपको पता है विच नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, दैट इज नोन एज प्राइम नंबर। तो लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, 2। और आपने डिटेल में अपनी छोटी क्लास में पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है तो हमारे छोटी क्लासेस की वीडियो देखिए आप, क्लास 10 वगैरह की, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। तो मैंने बताया आपको यहाँ पे ये भी सेट है, क्यों है, क्योंकि 2 आपका 2 हो गया फर्स्ट प्राइम नंबर जो कि इवन होता है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7। तो ये आपके 4 नंबर हैं जो 11 से लेस होंगी, जो प्राइम नंबर होंगी। इसका भी बेस्ट कलेक्शन कर सकते हो, ये भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। तो इस वजह से आपका ये सेट है। तो ये भी आपका सेट हो गया। तो इसको लिखेंगे यस, यस मतलब वाई। यहाँ पे द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ऑल इवन इंटीजर भी आपको पता है 2, 4, 6, ये सब सारे ऑल इवन इंटीजर होते हैं और ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो इनका भी अरेंजमेंट आप प्रॉपर्ली कर सकते हो। ठीक है, इनफाइनाइट और फाइनाइट दोनों टाइप के सेट होते हैं, सेट के अंदर में लाई करते हैं। अभी मैं नेक्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज का लेक्चर होगा उसमें आपको टाइप ऑफ सेट में डिफाइन करेंगे हम। तो ये भी सेट हो सकता है और ये वेल डिफाइंड है, और इसका हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट का कलेक्शन वेल डिफाइंड तरीके से कर सकते हैं, जिस वजह से ये भी आपका सेट होगा। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की, डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स। ये देखिए हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें बहुत बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स इजी लगती हैं, बहुत बच्चों को टफ लगती है। जैसे मैं बात करूं, मेरे लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और भी सब्जेक्ट होते हैं, जीएस लाइक दैट, ये सब सारे टफ लगते हैं हमें, बट मैथ्स मुझे अच्छी लगती है। आप लोगों को भी मैथ सब्जेक्ट ऐसा है, बहुत बच्चों को अच्छी लगती है, बहुत बच्चों को नहीं अच्छी लगती है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम सबकी एक जैसी नहीं होती है, इस वजह से ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हो सकता है। इसका कैसे पता भी नहीं कर सकते हो किनको इजी लगता है किनको नहीं। तो जो सबके लिए वैलिड होता है वो सेट होता है, बट ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, इस वजह से आपका सेट नहीं होगा। और नहीं होगा उसके लिए क्या लिखेंगे, एन मींस नो। जो डेफिनेशन सबके लिए वैलिड होती है वही इस सेट के अंदर आती है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए फोर्थ पार्ट की बात करें, द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। देखिए बहुत सारे ऐसे राइटर पड़े हुए हैं जिनको बहुत लोग नहीं जानते हैं, सारे राइटर को लोग नहीं जानते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेमस हैं, उनको नाम जानते हैं, बट बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जिनका आप कलेक्शन नहीं कर सकते हो, जो पता नहीं कहाँ हैं, कोई नहीं जानता उनको। तो अगर हम बेस्ट यहाँ पे मोस्ट टैलेंटेड ढूंढेंगे तो किसी के टैलेंट, सबका टैलेंट अपना अलग अलग होता है, ये आप पता नहीं कर सकते हो वेल डिफाइंड तरीके से। तो इस वजह से आपका ये सेट नहीं होगा। तो इस पे आप क्या लगाएंगे बेटा, नो। ये देखिए आपको मैंने फर्स्ट टाइप क्वेश्चन डिफाइन किया। हाँ, आपकी बुक में जो भी आपके पास बुक हो, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे सीबीएसई, चाहे आईएससी, आपकी बुक्स में क्वेश्चन फर्स्ट आपको इस टाइप का ही मिलेगा। तो प्लीज वहां पे आप सॉल्व करिए। अगर किसी भी डाउट, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कंप्लीट कोशिश करूंगा। तो हमारी लाइव क्लासेस जूम पे होती हैं, अगर आपको जुड़ना है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। मैं आपको अपनी लाइव क्लासेस से 100% जोड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। सो ये था आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। और हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही हैं। नहीं लग रही तो भी, लग रही तो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छे लेक्चर्स इससे प्रोवाइड कर सकें। सो थैंक यू सो मच अगेन। तो हेलो क्लास, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन डिफाइन किया, आपने अच्छे समझा कि सेट होता क्या है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके लिए है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन जो है एक तरीके से देखें तो इस सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे गए हैं क्वेश्चन सारे। 3 पार्ट में यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा आपके लिए। आपके बुक में क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज में मिलने वाला है।
सो अगर वो सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन लिखा है तो हम कैसे उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। रोस्टर फॉर्म मैंने बताया दो तरीके होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। तो आप यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो देखिए मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। ये फर्स्ट आपका पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन इज दैट कि x such that x is an odd natural number। तो odd natural number क्या होती हैं, इसका सेट अगर हम कलेक्शन बनाएं तो बना सकते हैं। आप देखिए आपको पता है odd नंबर के बारे में, तो ऐसे लिखेंगे आप 1 3 5 7, इंफिनिटी होती है डॉट डॉट कर देंगे। तो ये हो गया आपका कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर इन रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन यही था, राइट द ऑल एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो सारे एलिमेंट लिखने हैं, किस फॉर्म में लिखने हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं। ये क्वेश्चन का मतलब है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन था, हमने फर्स्ट वाला कन्वर्ट करके दिखाया, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 11 लाइक दैट एंड सो ऑन, इंफिनिटी तक जाता है। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। तो x such that x is an integer, देखिए इंटीजर है, -1/2 से ग्रेटर और 9/2 से स्मॉल। तो -1/2 अगर हम देखें इसके बाद सबसे पहला नेगेटिव -12 के बाद सबसे पहला इंटीजर में कौन सा आता है, 0 आता है। ये बात ध्यान रखिएगा, नेगेटिव -1/2 से ग्रेटर कौन सा होता है इंटीजर, 0, देन 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे 9/2 को अगर सॉल्व करें तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये 4 तक जाएगा। 4.5 से छोटा लेना है, कि 9/2 मतलब 4.5। तो x कैसा होगा, 4.5 से स्मॉल और -12 से ग्रेटर। तो कौन सा फर्स्ट इंटीजर होता है -12 से ग्रेटर, 0, देन 1 2 3 और 4 तक जाएंगे आप, कि 4.5 से लेस देना है। 4.5 इंटीजर नहीं होता, 4 होता है, इसलिए 4 तक हम यहाँ पे जाएंगे। तो ये सेकेंड पार्ट का आपका आंसर था। अब देखिए थर्ड पार्ट की मैं बात करता हूं। थर्ड पार्ट में देखिए ये एक इक्वेशन गिवन है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो x स्क्वायर इसको इज इक्वल टू, देखिए मैं साइड में सॉल्व करता हूं, x स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4 लिखा है, इनइक्वालिटी है। तो इसको आप ऐसे लिखिए, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो अगर इसको हम एक तरफ ले आए इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 x प्लस 2। तो x की दो वैल्यू, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिल रही है। तो आंसर कितना है, +-2, और लेस ग्रेटर लगाएंगे जब, तो -2 से ग्रेटर इक्वल भी होना चाहिए। तो -2 -1 0 ये होगा, और फिर 1 2 ये आपका आंसर होगा। पॉजिटिव भी लिया जाएगा +2 तक और नेगेटिव भी लिया जाएगा -2 तक। ध्यान रखिए, -2 से ग्रेटर, +2 से लेस, इसी इक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो ये चीज निकल के आएगी। और अगर आपको इसको और डिटेल में समझना है तो अभी लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर आएगा, उसमें इस इक्वेशन को और डिटेल में हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ तो सिर्फ समझना है, सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 + 2 आ रहा है, -2 से ग्रेटर एंड +2 से लेस। यहां तक आपको नंबर लिखनी है जो कि यहाँ पे इंटीजर हो, बस इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आपको हो सकता है आपको समझ में आ गया हो। हाँ, अगर और कोई दिक्कत होती है तो प्लीज हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आप कमेंट करके हमें बताएं। मैं आपको इस टॉपिक को और डिटेल में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको लाइव क्लासेस से भी अगर जुड़ना है तो जूम पे हम लाइव क्लासेस पे आते हैं। सो प्लीज कमेंट करके बताएं, मैं आपको लाइव क्लासेस से भी जोड़ सकता हूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपना